बुझाए, ठंडक लाए, सबको भाए जीरा सिप। MTH का जलजीरा जीरा सिप। जीरा सिप, असली रिफ्रेशिंग, असली स्वाद, असली मजा। MTH। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। ईरान पर इजराइल और अमेरिका के हमले का आज 9वां दिन है और इन हमलों में दोनों दो तरफ से खुद के मजबूत होने के कई दावे किए जा रहे हैं। दावा है कि इजराइल और उसके हमले में ईरान को अब तक का सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। दरअसल इस युद्ध में ईरान के 10,000 सिविल ढांचे तबाह किए जाने के दावे इजराइल और अमेरिका की ओर से किए जा रहे हैं। इजराइल अमेरिका की ओर से ये दावे किए जा रहे हैं कि अब तक हमने ईरान को बड़ा नुकसान किया है। 10,000 सिविल ढांचे अमेरिका और इजराइल ने ईरान के तबाह किए, ये दावे हैं। साथ ही इन हमलों में 7,943 घरों को नुकसान पहुंचा है। 1,617 कॉमर्शियल भवन, 1,041 दुकानें, 14 मेडिकल सेंटर्स पर हमला किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि और भी बड़े नुकसान के आने वाले समय में दावे किए जा रहे हैं। यह भी कहा जा रहा है कि 14 मेडिकल सेंटर्स पर हमला किया गया है और उसमें भी काफी नुकसान हुआ है। साथ ही 65 स्कूलों पर भी बमबारी की गई है और वहां पर बमबारी के बाद कई सवाल उठे हैं कि आखिर स्कूलों को हमला निशाना क्यों बनाया गया है। और इन हमलों में जो इजराइल और अमेरिका की ओर से ईरान पर किए गए, इन हमलों में 1,332 लोगों की मौतें भी हुई हैं। तो ऐसे में अब सवाल यही उठ रहा है कि आने वाले समय में जब हमले और बढ़ेंगे और तेजी से हमले किए जाएंगे तो कितना नुकसान होगा। वहीं ईरान की ओर से भी आंकड़े जारी करके बताया गया है कि उसके यानी ईरान के हमले में कई अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। पिछले दिनों ईरान के हमले में 6 अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई थी, जिन्हें अमेरिका में श्रद्धांजलि भी दी गई है। और आज एक बार फिर ईरान ने 21 अमेरिकी सैनिकों की मौत का दावा किया है, जिससे एक बात तो साफ है कि जंग अभी थमने वाली नहीं है। वहीं अमेरिका मिडिल ईस्ट में इस जंग को और भड़काने में जुटा हुआ है, तभी तो अभी और ज्यादा अमेरिकी हथियार इजराइल भेजे जा रहे हैं और मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बमों की बिक्री बढ़ गई है। इसीलिए अब मिडिल ईस्ट में जंग के बीच बमों की बिक्री के साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि अमेरिका जानबूझ के इस लड़ाई को और ज्यादा भड़का रहा है। इजराइल को 20,000 बम बेचेगा यूएस, ये दावा किया जा रहा है और ये सोर्सेस अमेरिका से ही बता रहे हैं कि अभी इजराइल को और 20,000 बम बेचेगा यूएस। इन बमों की कीमत 66 करोड़ के डॉलर के आसपास बताई जा रही है। 1,000 पाउंड के 12,000 बमों की तत्काल बिक्री का दावा किया जा रहा है। साथ ही 500 पाउंड के 10,000 बम भी यूएस इजराइल को बेचेगा। साथ ही 5,000 छोटे व्यास वाले बम भी बेचे जाएंगे। बिना यूएस कांग्रेस की इजाजत के यह फैसला लिया जा रहा है और यही वजह है कि यह भी माना जा रहा है कि इजराइल अब इस युद्ध की आग को और भी हवा देगा। वहीं अमेरिका ईरान पर सरेंडर करने का दबाव बनाने के लिए सभी हथकंडे अपना रहा है। यही वजह है कि आने वाले समय में लड़ाई हवा के साथ साथ जमीन पर भी लड़ने की तैयारी की जा रही है और अमेरिका ने अब ग्राउंड फोर्स को जमीन से भी हमले के आदेश दे दिए हैं और इसके जरिए ईरान का संवर्धित यूरेनियम जब्त भी हो सकता है। जी हां, यूरेनियम पर भी अब नजर है अमेरिका की ईरान के और यह कहा जा रहा है कि संवर्धित यूरेनियम को अमेरिका जब्त कर सकता है, यूएस इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन कर सकता है। बता दें आपको कि ईरान के पास 450 किलोग्राम यूरेनियम होने का दावा किया जा रहा है और इसी यूरेनियम पर अमेरिका अपना कब्जा करना चाहता है। ईरान का बता दें यूरेनियम करीब 60% तक संवर्धित है और यूएस का दावा है कि यह जल्द ही 90% संवर्धित हो जाएगा, जिससे ईरान परमाणु बम बनाने में सफल हो जाएगा। यूएस इजराइल इस भंडार को बड़ा खतरा मान रहे हैं। ऐसे में यूएस इजराइल का ग्राउंड ऑपरेशन जरूरी है, ये अमेरिका का दावा है और ये माना जा रहा है कि इसीलिए अब ये लड़ाई जमीन पर भी उतरने वाली है और अमेरिका ने इसको लेकर अपने सैनिकों को आदेश दे दिए हैं। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि अमेरिका ने जिस मकसद से ईरान पर हमला किया था, क्या अब अमेरिका उससे कई कदम आगे बढ़कर ईरान को कच्चे तेल से लेकर यूरेनियम तक में कंगाल बनाने की फिराक में है? इतना ही नहीं, अब जंग तेल और यूरेनियम के साथ पानी तक पहुंच गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि मिडिल ईस्ट जंग में पानी बन सकता है संकट। ऐसा क्यों, इस पर मेहमानों से बात करेंगे, लेकिन एक ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं कि आखिर पानी संकट क्यों बन सकता है, यूरेनियम के साथ साथ पानी कैसे दिक्कत पैदा कर सकता है।
बता दें आपको, डिसैलिनेशन प्लांट पर भी बड़ा हमला हो सकता है। समुद्र का पानी साफ करता है डिसैलिनेशन प्लांट, और अगर प्लांट पर बम गिरे तो पानी का संकट तय माना जा रहा है। अगर प्लांट पर बम गिरते हैं तो पूरे खाड़ी देशों में पानी का संकट तय माना जा रहा है। ऐसे में खाड़ी देशों में पानी की किल्लत भी हो सकती है। अब सवाल यह है कि इसका पूरे मिडिल ईस्ट पर कितना असर पड़ेगा। आखिर मिडिल ईस्ट के देश अगर पानी का संकट होता है तो मिलकर कोई सोल्यूशन निकालने पर बात करेंगे। क्या ईरान पानी के संकट को होने से रोकेगा, या अमेरिका या इजराइल की ओर से इसको लेकर बड़े कदम उठाए जाएंगे? इन सब मुद्दों पर आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी जंग अब निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रही है। अमेरिका और इजराइल ने एयर स्ट्राइक कर ईरान की नेवी और एयरफोर्स को तबाह कर दिया है। ईरान के मिसाइल लॉन्चर और हथियार बनाने वाली फैक्ट्रियां भी तबाह हो गई हैं। ऐसे में अगर अब कुछ बचा है तो वो है ईरान का 60% संवर्धित यूरेनियम, जिसे अब अमेरिका जब्त करने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के अंडरग्राउंड परमाणु संयंत्रों में ग्राउंड फोर्स उतारने पर विचार कर रहे हैं, जिससे इस संवर्धित यूरेनियम को जब्त किया जा सके। I said unconditional. It's where they cry uncle, or when they can't fight any longer, there's nobody around to cry uncle. That could happen too. एक तरफ अमेरिका ईरान में ग्राउंड फोर्स उतारने पर विचार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ ईरान भी जमीनी लड़ाई के इंतजार में है। ईरान की तरफ से यूएस फोर्स को ईरानी जमीन पर उतरने की चेतावनी दी गई है। मिडिल ईस्ट जंग में अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान से लड़ रहे हैं, लेकिन इस जंग का असर पूरी दुनिया पर दिख रहा है। हॉर्मुज़ की खाड़ी बंद होने से तेल की सप्लाई लगभग ठप हो गई है, जिससे दुनिया के कई छोटे देशों पर सर्वाइवल का संकट छा गया है। ऐसे में अगर ये जंग लंबी खिंची तो इससे पूरी दुनिया में हालात बिगड़ सकते हैं। यही वजह है कि नेतन्याहू ईरानी लोगों को बगावत के लिए उकसाते दिखे। हम ईरान को विभाजित नहीं करना चाहते, बल्कि उसे आज़ाद करना चाहते हैं। IRGC इजराइल की नज़र में है, और अगर वे हथियार डाल दें तो उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा। इजराइल के पास ईरानी रिजीम को खत्म करने का व्यवस्थित प्लान है, और अगले चरण में कोई सरप्राइज होंगे। अमेरिका और ईरान के बीच जब जंग छिड़ी थी तो उसका लक्ष्य कुछ और तय किया गया था, लेकिन अब समय के साथ इस जंग का लक्ष्य बदलता जा रहा है। ऐसे में अब सवाल यह है कि क्या ईरान अमेरिका के सामने सरेंडर कर देगा, या फिर यह जंग अभी लंबी चलेगी। सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका ईरान के संवर्धित यूरेनियम को जब्त करने में सफल हो पाएगा। क्या अमेरिकी फोर्स ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन करेगी। महाभारत में आज इन्हीं सवालों पर होगी बात। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ईरान को नुकसान हुआ है, इजराइल को नुकसान हुआ है। ईरान स्वीकार करता है कि नुकसान हुआ है, इजराइल मानता नहीं है नुकसान हुआ है। बड़ी जंग है और बड़ा नुकसान भी इसमें हो रहा है, लेकिन अमेरिका की नजर असल मायने में किस पर है, इस पर बात करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ना है मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब, डिफेंस एक्सपर्ट साथ में जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल संजय सोई इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं। कर्नल चलेंद्र सिंह स्टूडियो से ही साथ में जुड़े हुए हैं, और प्रोफेसर दीप्ति तनेजा फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट साथ में जुड़ रही हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जनरल बख्शी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। मैंने शुरुआत में ही ये बात कही कि अमेरिका की नजर अब तेल के साथ साथ ईरान के यूरेनियम पर भी है, तो इसको लेकर जमीनी जंग की बात भी कही जा रही है। अगर ऐसा होता है तो आगे क्या और खूंखार होगी ये जंग, और खून बहेगा, लड़ाई और बढ़ेगी। पहले 100 दिन की बात थी, लेकिन अब अंदाजा नहीं है और कितना बड़ा युद्ध होगा। देखिए, अमेरिका की सबसे बड़ी भूल थी कि आपने ग्रोसली अंडर एस्टिमेट किया ईरान को, ग्रोसली अंडर एस्टिमेट किया, और कहा कि ईरान वेनेजुला जैसा पैंजी मुल्क है, हम एक लात मारेंगे वो हमारे बूट चुभने शुरू कर देंगे, तलवे चाटने शुरू कर देंगे। अभी तक तो हमने देखा नहीं साहब, 9 दिन हो गए लड़ाई के। बूट्स ऑन द ग्राउंड, हाँ जी, अमेरिका ने इराक में डाले थे, 8 साल मार खाई थी, $4 ट्रिलियन स्पेंड किए थे, फिर वहाँ से भागे थे। आपने अफगानिस्तान में 20 साल बूट्स ऑन द ग्राउंड डाले थे, मार खाई थी। 20 साल के बाद जैसे भागे थे आप, मतलब इट वाज शॉर्ट ऑफ डिसग्रेसफुल। ठीक है, आप फिर बूट्स ऑन द ग्राउंड डालना चाहते हैं, मुबारक हो आपको।
लेकिन अगर वाकई आप डालना चाहते तो लड़ाई के पहले इतनी टॉप सीक्रेट क्लासिफाइड मिशन की बखान खुले टेलीविज़न पे नहीं की जाती। ठीक है, पहले कर दीजिए, करके दिखा दीजिए, फिर हम देखेंगे। ईरान की 6 लाख की फ़ौज है, 2 लाख ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स हैं और कई लाख उनके पास पासीब वगैरह जो भी आप बोलें वो सब हैं। तो कोई निहत्थे तो बैठे नहीं साहब। वो कह रहे हैं आइए साहब, ज़रूर आइए, आप ही का इंतज़ार है। ठीक है, ग्राउंड पे लड़ने के अमेरिकन सोल्जर्स क्विक इन क्विक आउट ठीक है, बट कोई रेपुटेशन मिलिट्री इतनी ज़बरदस्त नहीं है। वियतनाम में हारे थे, इराक में हारे, अफ़गानिस्तान में हारे। एक ईरान के ख़िलाफ़ रेस्क्यू मिशन हॉस्टेज लॉन्च करी थी जिमी कार्टर साहब के टाइम में, उनकी प्रेसिडेंसी ही ख़त्म हो गई थी। आप करना चाहते हैं, शौक फरमाना चाहते हैं, आपको लग रहा है कि लोग आपको लड़ाके नहीं समझते। अगर इजराइल कहता है कि वो करेगा तो मैं मान सकता हूँ, वो लड़ाके लोग हैं, वो नुकसान उठाना जानते हैं। बट कि अमेरिका बूट्स ऑन द ग्राउंड डालेगा, वो बात कर रहे हैं कुर्दिश लड़ाकों की, वो बात कर रहे हैं पाकिस्तान के ज़रिए सुन्नी बलूच लड़ाकों की, अज़ेरी लड़ाकों की। बात सिर्फ ये है कि जो कुर्दिश लड़ाके हैं तेहरान से 750 किलोमीटर दूर है। जो बलूच, सुन्नी बलूच, सिस्तान बलूचिस्तान के लड़ाके हैं 1200 किलोमीटर दूर है। अगर आप अंदाज हमको बता रहे हैं कि ये रैग टैग गुरिल्ला आउटफिट ईरान की 6 लाख की फ़ौज, 2 लाख के ईरानियन रेवोल्यूशनरी गार्ड, 8 लाख को हराते हुए मुट्ठी भर सैनिक जाके तेहरान पे अपना झंडा फहरा देंगे तो थैंक यू वेरी मच। इसका मतलब हमने फौज में 37 साल झक मारी। मतलब ये सिचुएशन अमेरिका के लिए भी चैलेंजिंग हो सकती है, अमेरिका के लिए भी ये चीजें प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती हैं जो जमीनी लड़ाई के आदेश दिए जा रहे हैं। उस पर हम बात करेंगे आगे और भी, लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है जनरल, इसके पास आपके पास आ रही हूं मैं। यूएई को लेकर ईरानी सेना ने दावा किया है, यूएई ने ईरान में एयर स्ट्राइक की है। IRGC का दावा है वाटर प्लांट पर यूएई ने हमला किया है। IRGC कह रहा है कि इस युद्ध में यूएई ने पहली बार ईरान पर हमला किया है और यूएई ने हमले के IRGC के दावे को खारिज कर दिया है। वाटर प्लांट पर यूएई ने हमला किया है। इस जंग में यूएई ने पहली बार ईरान पर अटैक किया है। तो क्या यह माना जाए कि मिडिल ईस्ट के दूसरे देश भी धीरे धीरे इस वॉर से जुड़ रहे हैं, या फिर यह सिर्फ ये एक इंडिकेशन है कि अगर ईरान आने वाले समय में हम पर और अटैक करता है तो ईरान पर और बड़े हमले मिडिल ईस्ट के दूसरी कंट्रीज के तरफ से किए जाएंगे, या ये बताया जा रहा है कि अभी ये शुरुआत है जनरल सोई कि हमने हमला करा है ईरान पर, शुरुआत इस बात की है कि आगे और हमले हो सकते हैं, या फिर ये माना जाए सिर्फ डराने की कोशिश है कि हम पर हमले करोगे तो खामियाजा भुगतोगे? देखिए अनामिका जी, यहाँ पर हालात ये है कि इस समय में लड़ाई में दावे और दावों को खारिज होता रहते हैं। और यहाँ पर किसने हमला किया? मैं ये मानता हूँ कि वाटर प्लांट पर हमला किया, पर क्या वो यूएई ने किया या ईरान या फिर बाकी ट्रुप्स ने किया, कि चाहे वो इजराइल ने या यूएसए ने किया? इस तरह से देखा जाए कहीं ना कहीं एक फॉल्स फ्लैग का भी काम हो सकता है जहाँ पर इल्ज़ाम यूएई के ऊपर लगाया जाए। क्योंकि एक बात है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान साहब ने माफ़ी मांगी थी कि हम हमले नहीं करेंगे, लेकिन उसके बाद भी दुबई के ऊपर हमले जारी रहे, उसके बाद भी दुबई से लड़ाई जारी रही। तो कहीं ना कहीं एक कम्युनिकेशन गैप है कि जहां पर IRGC नहीं सुन रही है राष्ट्रपति की, और कहना है कि कुछ IRGC के रोग एलिमेंट्स हैं या जिस प्रकार से वो इंडिपेंडेंट लड़ाई लड़ रहे हैं उसके हिसाब से लगातार हमले जारी हैं। तो ये बात निश्चित है कि यहाँ पर हमला ज़रूर हुआ है। किसने किया ये बात जरूर निकल गया कि यूएई की तरफ से हमला हुआ होगा, चाहे वो अमेरिकन ने किया या इजरायली ने किया। दूसरी बात यह है कि किस प्रकार से यहाँ पर अमेरिका और इजराइल इस समय में लगातार ईरान पे बम वर्षा कर रहे हैं, लगातार उनकी रिफाइनरीज पर अटैक किए जा रहे हैं, मिसाइल लॉन्च साइट पर हमले किए जा रहे हैं, ड्रोन साइट्स पर हमले किए जा रहे हैं, ड्रोन और मिसाइल के भंडारण पर हमला किया जा रहा है। और जो ग्राउंड फोर्सेस की बात है, ज़मीनी हमले की बात है, मेरे ख्याल से वो फुल फ्लैज अटैक नहीं करेंगे, लेकिन डेफिनेटली उनके स्पेशल फोर्सेस के कुछ एलिमेंट्स पहले अंदर आ चुके होंगे, चाहे वो डेल्टा फोर्स हो, CIA के हों या फिर मोसाद के एलिमेंट्स
एलिमेंट्स हों जो कि बाद में, जिसको हम कहते हैं कि लेज़र डेजिग्नेशन के द्वारा पिन पॉइंट अटैक करवाने में, जो न्यूक्लियर साइट्स हैं या और इनके मिसाइल के अड्डे हैं उन पे हमला करने में मदद करें या उनको पता करने के लिए एक हेल्प हो। इस तरह के स्पेशल एलिमेंट्स जरूर हो सकते हैं और मेरे हिसाब से अभी भी वहाँ ऑपरेटिव होंगे, लेकिन फुल फ्लेज ज़मीनी हमला कुर्दिस्तान के अलावा और कहीं से मुझे संभव नहीं लग रहा कि वो इस तरह की कोशिश कर पाएंगे। ठीक है, मैं इसी दूसरी पर बात ये कि ईरान भी लगातार हमला कर रहा है। यहाँ पर एक बात, जी सर कहिए। एक बात सिर्फ छोटी सी बात कहूँगा, ईरान के हमले हो रहे हैं लेकिन शायद लड़ाई का आउटकम में वो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है, कुछ ना कुछ डैमेज हो रहे हैं और यहाँ एक सिर्फ फैसला करेगा कि किसके पास हथियार सस्टेन करते हैं। ईरान के पास मिसाइल और ड्रोन्स का भंडारण कब तक चलता है, क्योंकि एक तरफ वो फायर कर रहे हैं, दूसरी तरफ अमेरिका और इजराइल भी लगातार फायर करके उनके भंडारण को ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। उधर से उनका एयर डिफेंस का सिस्टम का भी काफ़ी हमले हो रहे हैं, जिसके कारण ट्रम्प ने भी कहा है कि जो हम हथियार बनाने वाली कंपनी है कि हथियार तेज़ी से बनाओ, और जैसा आपने अभी बताया था कि इजराइल को भी और हथियार दिए जा रहे हैं, यानी कि उधर भी कहीं ना कहीं एक कमी महसूस की जा रही है। अनामिका जी आ रही हूँ सर आपके पास। कर्नल सिंह, मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊंगी कि यूरेनियम जब्त करने की कोशिश, पहले तो अमेरिका की ये कोशिश थी कि ज़्यादा से ज़्यादा तेल को अपनी, मतलब हम वहाँ का जो तेल है उसे हम अपनी आर्थिक ताकत बना सके। यही वजह थी कि वेनेजुएला पर अमेरिका ने अटैक किया था। अब अगर यूरेनियम जब्त करने की बात भी आती है तो ये ना माना जाए कि अमेरिका का लालच बढ़ता जा रहा है। अगर ये है, ऐसा है जो सूत्र बता रहे हैं हमें कि अमेरिका इस ओर भी कदम बढ़ा रहा है। जय हिंद, नमस्कार। अगर हम यूरेनियम से रिलेटेड कोई भी बात करें, चाहे हम न्यूक्लियर बॉम्ब की भी बात करें, व्हाट इज द टारगेट नंबर 1? टारगेट नंबर 1 इज नॉट यूएस, टारगेट नंबर 1 इज इजराइल। इजराइल को पता है कि अगर ये बम बनता है तो डेफिनेटली उनके ऊपर ही सबसे पहले इस्तेमाल किया जाएगा। ये ईरान की डिक्लेयर्ड पॉलिसी रही है कि इजराइल शुड नॉट एग्जिस्ट। इसलिए इस तरह के ऑप्शंस की तैयारी मैं बड़ी जिम्मेदारी से कहूंगा इवैल्यूएट करी जा रही होगी कि किसी तरह। और जब आप इस तरह की न्यूज़ निकालते हो तो इजराइल इज एक्सपर्ट ऑन दैट, कि वो एक न्यूज़ निकालता है जानबूझकर फेक, सो दैट उससे रिलेटेड लोग अफेक्ट हों और शायद वो गलती करें कि उस यूरेनियम को दाएं या बाएं मूव कर दें। और जहां आपने मूव किया, आप सोच लीजिए इजराइल उसे डिटेक्ट कर पाता है। इजराइल के पास ये काबिलियत है, इजराइल के पास ये इच्छा शक्ति है, इजराइल के पास ये रिस्क लेने की फितरत है कि वो किसी भी हद तक जा सकता है अगर उसे एक क्रेडिबल इंटेलिजेंस और कंफर्मेशन मिल जाए। खमेनी इज वन एग्जांपल, बड़ी सीधी बात है। 30 मतलब सेकंड सर, आप में ये कह रहे हैं कि ये जो अटैक है, जमीनी लड़ाई की बात कही जा रही है, इसमें यूएस नहीं इजराइल इन्वॉल्व होगा? नहीं, इजराइल अपना फायदा देखेगा इसमें? मैं जमीनी लड़ाई की बात नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ यूरेनियम से रिलेटेड इजराइल चाहता है यूरेनियम पे। स्पेशल ऑपरेशन की बात कर रहा हूं। हाँ। ये गेट इन एंड गेट आउट वाला जो मामला होता है, इसमें इजराइल बहुत ज्यादा काबिलियत रखता है और विद द सपोर्ट ऑफ यूएस इस तरह का काम कर पाना उनके लिए पॉसिबल है। और इसीलिए ये एक तरह से इंसाइट और एक्साइट किया जा रहा है ईरान को कि देखिए हम आपके इस पर नजर लगे हैं, जिस दिन आप इसको इधर उधर मूव करेंगे ऑब्वियसली ऑप्शंस है और इसके ऊपर प्लान्स जरूर करेगी इजराइल जैसी कंट्री, वो छोड़ेगी नहीं इस बात को। ठीक है, एक और बड़ी खबर आ रही है दीप्ति जी, इसके बाद आपके पास आ रही हूं। बगदाद में यूएस एम्बेसी पर हमले के बाद जो तस्वीर सामने आई है, ईरान ने यूएस एम्बेसी पर मिसाइल से अटैक किया था। हेलीकॉप्टर लैंडिंग पैड पर यह अटैक किया गया था, मिसाइल गिरी थी। ईरानी हमले में तबाह हुआ है यूएस एम्बेसी कॉम्प्लेक्स। हालांकि ये तस्वीर आज पहली बार नहीं आई है, ऐसी तस्वीरें मिडिल ईस्ट के तमाम देशों से सामने आ रही हैं, फिर चाहे दुबई में हो, बहरीन में हो या कतर में, हर जगह हम देख रहे हैं कि लगातार ईरान की ओर से यूएस बेसिस पर अटैक किया जा रहा है, उसे टारगेट किया जा रहा है। अब ये एक और तस्वीर सामने आई है, बगदाद इराक से ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर एक कॉम्प्लेक्स पर हमला किया गया है। और दावा हर बार की तरह यही कि यहां पर अमेरिकी सैनिक थे, यहां अमेरिकी बेस था और इसीलिए यहां पर ये अटैक किया गया है। लेकिन इन अटैक्स में अमेरिका को कितना नुकसान हो रहा है, अमेरिका का नुकसान वो भी नहीं हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये आपको बताएंगे। लेकिन एक और बड़ी खबर, कुवैत में सरकारी इमारत पर हमला किया गया है, ईरान ने ड्रोन से हमला किया है। इसके पहले हमने आपको बगदाद की तस्वीर दिखाई और अब ईरान के एक और हमले की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। कुवैत में सरकारी इमारत पर ईरान ने यह अटैक किया है। ये वो सरकारी इमारत है जिस पर हमला किया गया है। ये दावा किया जाता है कि इन इमारतों पर उन्हीं जगहों पर हमले होते हैं जहां पर अमेरिकी बेसेस हैं, या फिर अमेरिकी बेसेस को शिफ्ट करके यहां पर अमेरिकी सैनिकों को छिपा कर रखा गया है, उनको पनाह दी गई है। मिडिल ईस्ट में अमेरिका के कई बेसेस हैं और इन्हीं बेसिस पर लगातार ईरान की ओर से अटैक किए जा रहे हैं।
दीप्ति मैम, ये तस्वीर इस वक्त हम दिखा रहे हैं, हमने कुवैत की भी तस्वीर दिखाई, बगदाद की भी तस्वीर दिखाई। दोनों जगहों पर ये दावे किए जा रहे हैं कि अमेरिकी बेसिस पर ये हमले हो रहे हैं, लेकिन क्या वाकई अमेरिका को इनसे नुकसान हो रहा है? क्योंकि एक तरफ 6 सैनिकों को श्रद्धांजलि दी गई अमेरिका में, आज ईरान ने एक बार फिर दावा किया कि हमने 21 सैनिक मार गिराए हैं यूएस को। यूएस एक्सेप्ट नहीं करता है, केवल 6 सैनिकों के मारे जाने की बात कहता है। ऐसे में ये जो अटैक हो रहे हैं उनमें यूएस को कितना नुकसान हो रहा है? नमस्कार अनामिका जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि इस समय बात नरेटिव्स के चल रही है कि अमेरिका इस बात को एडमिट नहीं कर रहा है, बिकॉज जो बॉडी बैग्स हैं वो अमेरिका की अफोर्डेबिलिटी नहीं है। वहां पे अभी बहुत ज्यादा उनकी रेटिंग्स नहीं गिरी हैं ट्रंप की, लेकिन जब अगर वहां बॉडी बैग्स जाने शुरू होते हैं तो अमेरिका अफोर्ड नहीं कर सकता है बॉडी बैग के लिए। साइकोलॉजिकली अमेरिकन हो या अमेरिकन सोल्जर्स हो, वो उनको बहुत ज्यादा बैकफुट पे लाता है। और वैसे भी ये युद्ध अब 9वें दिन तक पहुंच चुका है, जो अमेरिका ने या ट्रंप ने वैसे भी एंटिसिपेट नहीं किया था। तो अगर हम देखें तो ईरान एक असिमेट्रिक वॉरफेयर, प्रॉक्सी वॉरफेयर के तहत खेल रहा है। वो बार बार एक जो चलता है कि अमेरिकन बेसिस पे अटैक कर रहे हैं। अब ये सुनने आया है कि यूएई की तरफ से ईरान में जो डिसैलिनेशन प्लांट था उस पे अटैक हुआ है। तो ये शुरू से ही ईरान दावा कर रहा है कि सिर्फ पानी ही नहीं, बिजली के भी अगर जहां से लाइनें गुजरती हैं मिडिल ईस्ट की, अगर उन पे अटैक किया जाए तो वहां पे एक उपद्रव मच सकता है। इंटरनेट लाइंस जो हैं वो बहुत ज्यादा पर्शियन गल्फ, जो ऑप्टिकल फाइबर्स होते हैं वो पर्शियन गल्फ, रेड सी दोनों के तहत जाती हैं। उन पे अगर हमला हो तो ये जनता में एक त्राहिमाम करने वाली सिचुएशन होगी। क्योंकि अगर हम इस पे ध्यान दें अनामिका जी, तो तीसरे ही दिन बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से ईरान के लोगों का आह्वान किया गया था और डिफरेंट एथनिसिटी का आह्वान किया गया था कि हमने अपना वादा पूरा किया, अब आप सड़कों पे आए। लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं जैसे अमेरिका और इजराइल ने सोचा था। तो उसके चलते जनता में जब एक त्राहिमाम होता है, पानी ऐसी चीज है, चलिए इंटरनेट वगैरह को एक बार के लिए फिर भी पीछे करते हैं, ईरान में वैसे भी अभी इंटरनेट जनता को नहीं मुहैया कराया जा रहा, लेकिन पानी ऐसी चीज है, बिजली ऐसी चीज है, जब ये बेसिक्स डिस्टर्ब होते हैं तो जनता में एक आक्रोश उमड़ता है। और शायद इसी की उम्मीद इजराइल और अमेरिका इस तरफ से कोशिश कर रहे हैं ईरान के लिए। लेकिन ईरान भी बार बार जो ये दावे कर रहा है, देखिए कल ही अली लारिजानी की तरफ से, जो वहां के चीफ एडवाइजर थे आयतुल्लाह अली खमीनी के, उनकी तरफ से स्टेटमेंट जारी हुई है कि ट्रंप इस चीज को एकदम ना कॉम्प्लेसेंट हो जाए, हम इसको बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। तो लगातार ये दोनों की तरफ से धमकीबाजी, बयानबाजी, आप इसको कुछ भी कह लीजिए, वो लगातार जारी है, क्योंकि दोनों को ही बेहद तौर से नुकसान हुआ है। जैसे कि उनका जो रडार सिस्टम है FP-132, पहले ही बात हुई थी, कल अमेरिका के थार्ड को भी नुकसान पहुंचाने की बात हुई है। तो इजराइल और अमेरिका के भी मिसाइल्स और रडार सिस्टम को भी बेहद भारी तौर से नुकसान पहुंच रहा है, इसमें तो दो कोई मत नहीं है अनामिका जी। ठीक है कर्नल सिंह, ये जो बात कर रही थी मैं कि आज अमेरिकी सैनिकों के शव भी मिले हैं, अगर तस्वीरें पीसीआर हमारे पास है वो तस्वीरें भी दिखाइएगा। लेकिन जिस बात से अमेरिका अब तक इनकार करता आ रहा था, अब तो साफ हो गया कि 6 सैनिक आपके मारे गए हैं। और अगर जो ईरान ने आज कहा कि 21 सैनिकों का और नुकसान हुआ है यूएस को, अगर इसकी भी एक्सेप्टेंस यूएस से आ जाती है तो क्या होगा आगे? फिर पीछे पिछड़ रहा है यूएस। एज अ फौजी मैं ये जरूर कहूंगा जिम्मेदारी के साथ, अगर आप कोई ऑपरेशन करेंगे, कैजुअलिटीज एंड लॉसेस विल बी पार्ट ऑफ इट, इसमें कोई डिनाइल नहीं है, कहीं कोई नहीं है। लेकिन मैं बहुत हम्बल डाउन होता हूँ, आई एम हम्बल्ड कि एक प्रेसिडेंट अपने लोगों की बॉडी लेने के लिए उस एयरपोर्ट पर आता है। आई थिंक इससे बड़ी रिस्पेक्ट वो कंट्री, क्योंकि वो प्रेसिडेंट अपनी पूरी कंट्री को रिप्रेजेंट करता है, अगर उससे मैं, मेरे पॉलिटिशियंस, मेरी कंट्री सीख सकती है तो वो ये ज़रूर सीख सकती है कि फ़ौजी को क्या इज्जत देनी चाहिए, किस हद तक फ़ौजी अपने देश के लिए क्या कर सकता है। और सबसे बड़ी बात, ऐसा मुझे लगता है, हालांकि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट गलत हो सकता है, कोई ले सकता है, कि आप हमारे यहाँ तो अगर कहीं कोई डिसेबिलिटी हो जाए तो हम उसको भी टैक्स करने के लिए तैयारी कर रहे हैं। और यहाँ एक कंट्री है, उसका प्रेसिडेंट एयरपोर्ट पर आकर उन बॉडीज को ले रहा है। आई थिंक देयर इज अ बिग थिंग टू लर्न, बहुत बड़ी चीज़ हमें सीखनी चाहिए इससे, हमारे पॉलिटिशियंस को, हमारे सरकार को, हम सबको, कि जब एक फौजी जाता है उसको कैसे और किस हद की इज्जत दी जाए, फिर भी कम है। और यहाँ हम देख रहे हैं कि कहाँ डिसेबिलिटी टैक्स हो जाती है, वो एक अलग बात है। लेकिन जनरल बख्शी, इससे एक बात तो साफ होगी ना कि यूएस को अभी 6 सैनिकों का नुकसान हुआ है, और आगे इस युद्ध में और नुकसान हो यूएस को, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है। भले अपनी ताकत दिखा रहा है कि हम यहाँ भी हमले करेंगे, यहाँ भी अटैक करेंगे, जमीन से भी अटैक करेंगे, लेकिन नुकसान हो रहा है यूएस को और आगे भी हो सकता है।
सबसे पहले मैं कर्नल शैलेंद्र की बात से बिल्कुल सहमत हूँ। अमेरिका से आपको सीखना चाहिए किस तरह शहीदों को, शहीद सैनिकों को इज्जत दी जाती है। जब हमारा ऑपरेशन सिंदूर हुआ था पिछले साल, आपको याद होगा, हमने टेलीविजन पे हमारे 6 सैनिक शहीद हुए थे, एक का हमने जो है फ्यूनरल नहीं देखा था टेलीविजन पे। सब लोग बहुत बिजी हो गए थे और पॉलिटिशियंस को तो हमारे कम ही फुर्सत रहती, ठीक है, शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए। ये हमको बिल्कुल सीखने की ज़रूरत है। और अभी कर्नल शैलेंद्र ने जो इशारा किया, बहुत सही इशारा किया है कि अभी अभी हमने जो हमारे सैनिक घायल होते हैं युद्ध में, उनको ये कहने की कोशिश करी है तुम गधे हो कि तुम युद्ध में घायल होते हो, हमको कोई ज़रूरत नहीं है घायल सैनिक की, तुम इनकम टैक्स पे करोगे, हैं, बड़े अमीर हो जाएंगे आप उनका इनकम टैक्स लेकर। दिस इज प्लीज़, ये बड़ी सेट ड्रिल्स थी हमारे देश में, मैं देख रहा हूँ टूटते जा रहे हैं। जो सैनिकों के लिए इज्जत है वो कम होती जा रही है। जहाँ तक अमेरिका का सवाल है, सेंट्रल कमांड ने कहा है कि हमारे 8 शहीद हुए और 18 घायल हुए हैं, लेकिन ये 4 दिन पहले की फिगर थी। अमेरिकन सोर्सेस कह रहे हैं, कर्नल मैग्रेगोर, कर्नल स्कॉट रिटर, ये लोग कह रहे हैं कि असली कैजुअल्टीज अमेरिका की बहुत ज़्यादा हैं। जो व्हाइट हाउस में प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है उसमें ये कहा गया है कि साहब हम जो है बिल्कुल नहीं बताने देंगे आपको कितनी कैजुअल्टीज हुई। वियतनाम में लड़ाई पिट गए थे, 50,000 बॉडी बैग आए थे, निक्सन साहब को इम्पीच कर दिया गया। जनरल बख्शी, वो तस्वीर पे जिस पर हम बात कर रहे थे वो वीडियो भी आ गया है। सॉरी सर, रोक रही हूँ मैं आपको। अगर अभी आप स्क्रीन देख रहे हो, देखिए वो वीडियो भी सामने आ गया है जिसमें पूरी इज्जत के साथ, पूरे सम्मान के साथ शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है। ट्रंप कितना भी पागल हो, बट ये जो रिस्पेक्ट वो अपने देश की तरफ से अदा कर रहा है अपने फौजियों के लिए, ये मैं सिर्फ ये कह सकता हूं आपको और मुझे, इससे सिर्फ एक ये सीख पर मिल सकती है। अपना पागलपन, अपना जुनून अलग है, बट इस आदमी को रिस्पेक्ट देना जिसने अपने देश के लिए कहीं कोई कंसर्न नहीं रखा और अपनी जान दे दी, और उसको लेने के लिए एक प्रेसिडेंट आ रहा है, इससे बड़ी रिस्पेक्ट मेरे लिए तो नहीं हो सकती। काश वो बॉडी बैग में मैं होता। जनरल बख्शी, नहीं, बिल्कुल दैट इज द वे टू गो। एक सोल्जर सोसाइटी कॉवेनेंट होता है सैमुअल हंटिंगटन के मुताबिक, ग्रेटेस्ट एक्सपर्ट ऑन सिविल मिलिट्री फ्यूजन, जो कि बड़ी टर्म नई आजकल चल रही है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि एक कॉवेनेंट होता है कि बॉय, जब तुम लड़ने जाते हो मेरे बेटे, पीछे मुड़ के मत देखना, फैमिली की फिक्र ना करना, हम फैमिली संभालेंगे, हम तुमको देंगे। यहाँ पे हम कह रहे हैं साहब बहुत खर्चा हो रहा है, ये सिपाही हमें थूक लगा रहे हैं, कम करो इनकी तनख्वाह, कम करो, पेंशन रोक दो इनकी। दिस इज रॉन्ग। लड़ाई में आपको नुकसान हो सकता है इस चीज़ का। जो कुछ भी है ये, इसको हम कितनी भी गाली दे लें इस शख्स को, इन सज्जन को, लेकिन ये चीज अमेरिका से सीखने वाली है। रिस्पेक्ट टू द मैन इन यूनिफॉर्म। मैं अमेरिका जा चुका हूं और जब भी वहां बोर्डिंग शुरू होती है किसी एयरपोर्ट पे, पहले सर्विंग सोल्जर्स और ऑफिसर्स जाते बैठते हैं, उसके बाद रिटायर्ड बैठते हैं, उसके बाद बाकी जनता बैठती है, शामिल बिजनेस क्लास। सर, आ रही हूं आप लोगों के पास। इस बीच एक बड़ी खबर है, जनरल सोई आपसे रिएक्शन लूंगी इस पर। इजराइल यूएस से जंग के बीच आईआरजीसी ने बयान दिया है कि अब 60% मिसाइलें यूएस ठिकानों पर दागी गई हैं। आईआरजीसी ये कह रही है कि अब तक पिछले 9 दिनों में 60% मिसाइलें यूएस के ठिकानों पर दागी गई हैं। इजराइल पर 40% मिसाइलें ही दागी गई हैं। आईआरजीसी का यह दावा है। यूएस इजराइल के 80 हाईटेक ड्रोन गिराए गए हैं, यानी ईरान ने जो तैयारी की थी, जो बातें कही जा रही थी कि पिछले कई महीनों से जो दबाव यूएस की ओर से ईरान पर बनाया जा रहा है, उसको लेकर ईरान ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है। यही वजह जनरल सुयाद पूरे कॉन्फिडेंस के साथ ईरान ये बात कह रहा है कि 80% हाईटेक ड्रोन मार गिराए हैं और ज्यादा नुकसान हमने यूएस को किया है। ज्यादा मिसाइलें यूएस पर मारी हैं, इजराइल पे तो कम मारी हैं हमने।
नहीं बिल्कुल, देखिए बात उनकी ठीक है, जो उनका एक प्लानिंग है, स्ट्रेटजी है कि इतने सारे मध्यपूर्व के देशों पर अमेरिका की बेसिस पर हमला किया है और इजराइल के ऊपर हमला किया है, तो 60% 40% का आंकड़ा ठीक है। और दूसरी बात यह कि ये काफ़ी इंटेलिजेंटली अटैक कर रहे हैं। जो पास के हैं, जैसे खाड़ी के पास के देश हैं, यूएई, कुवैत, सऊदी अरेबिया, वहाँ पर ड्रोन्स का इस्तेमाल, बहरीन, वहाँ ड्रोन्स का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है और कुछ मिसाइल भी जारी मिक्स करके कर रहे हैं ताकि एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा दिया जा सके। और दूसरी तरफ इसराइल के ऊपर ज़्यादा मिसाइल आ रही है, मिसाइल में मिक्स आ रही है, कोई खैबर शिकन आ रही है, कोई बाकी हाइपरसोनिक, सुपरसोनिक, अलग अलग किस्म की मिसाइल आ रही है ताकि डिफेंस सिस्टम को सैचुरेट किया जाए। लेकिन ये जो 60 और 40 ठीक है, लेकिन उनमें से कितनी टारगेट पर पहुंच रही हैं, ये बात है कि 90% तक डिस्ट्रॉय हो रही हैं, पर 8-10% तक हिट कर रही है, वही काफ़ी एक डैमेज हो रही है। दो बातें यहाँ निकल के आ रही है। बैटल ऑफ परसेप्शन में अगर आप देखें तो इस समय में ईरान आगे निकल रहा है, क्योंकि हम देखते हैं आपके चैनल में, दुनिया में वो खबर आती है कि आप किस प्रकार से बहरीन में अटैक हो गया, कुवैत में अटैक हो गया, सऊदी अरेबिया में अटैक हो गया, दुबई में अटैक हो गया। ये सब हम लोग की खबरें बहुत, इराक में अटैक हुई, ये सब आग लगते हुए अटैक होते हुए आता है, तो इम्पैक्ट काफ़ी पड़ रहा है जिसका। और ईरान की जो खबर है, आज पहली बार कलर्ड पिक्चर्स आई, नहीं तो अभी तक सैटेलाइट इमेजरीज आ रही थी जिसका इतना इम्पैक्ट नहीं होता, जिसकी वजह से दुनिया में भी इस समय में मुस्लिम वर्ल्ड काफ़ी ज़्यादा ईरान के साथ होता जा रहा है और शायद एक फीलिंग डेवलप होती जा रही है, जैसे मेरी कईयों से बातचीत हुई है कि वो आज कम से कम अमेरिका का मुकाबला करने वाला कोई देश खड़ा हुआ है और एक अमेरिका की कैलकुलेशन फेल हो रही है। लेकिन दूसरी बात यह है कि जो इनको, मुझे लग रहा है, एक्यूरेट अटैक हो रहे हैं, इनको इंटेलिजेंस मिल रही है, जिस प्रकार से खबरें भी आ रही हैं कि शायद रशिया इनको सैटेलाइट के द्वारा और इमेजरीज के द्वारा खबर दे रहा है, क्योंकि यही कारण है कि वो कितना पिन पॉइंट अटैक करने में सक्षम है, जिसके कारण डैमेज ज़्यादा हो रहा है। दूसरी बात, जहाँ अमेरिका के सोल्जर जा रहे हैं वहाँ पर हमला हो रहा है, यानी कि उनको ग्राउंड से भी इंटेलिजेंस मिल रही है कि अब ये यहाँ से यहाँ मूव करके तो उस होटल पर वो हमला किया जा रहा है या उस ठिकानों पर हमला किया जा रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव आया है जो पिछली बार जून से और अभी हम देख रहे हैं कि उनकी स्ट्रेटजी में, उनके अटैक करने में, हालांकि टॉप लीडरशिप चली गई, लेकिन जो प्रोविंशियल लीडरशिप है वो भी एक प्लान तरीके से हमला कर रहे हैं। कोई है पैदल हमले नहीं हो रहे कि भाई कहीं भी मार दिया, कितना भी मार दिया, अंधाधुंध फायर हो रहा है। ये सब एक तरीके से हो रहा है जिसका आज अमेरिका और इजराइल के ऊपर बड़ा फर्क पड़ रहा है। अगर युद्ध लंबा चलता है तो एक बहुत मुश्किल सिचुएशन हो जाएगी अमेरिका और इजराइल के लिए। और यहाँ पर अगर उनको कहीं ना कहीं रीसप्लाई मिलनी शुरू हो जाती है कि चाइना के थ्रू या रशिया के थ्रू, या उनके अंदर मैन्युफैक्चरिंग या अपने स्टॉक पाइल को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाते हैं, तो एक बहुत बड़ा चैलेंज आ जाएगा। यहाँ पे यही कारण है कि आज वो B-1 B-2 बॉम्बर लाके जो उनके टनल्स के अंदर, जैसे भी आपने दिखाया था, टनल के अंदर मिसाइल और वो ड्रोन्स रखे हैं, उनको वहीं डिस्ट्रॉय किया जाए। इनके स्पेशल फोर्सेस कर रहे हैं। अमेरिका ने अपनी फोर्सेस और भेजी है, एक और एयरक्राफ्ट कैरियर भेज रहे हैं, यानी कि वो अभी उनको अंदाज़ा हो गया कि जितनी फौज उन्होंने बिल्डअप की थी वो सफिशिएंट नहीं है, इनको और डिप्लॉय करना पड़ेगा, अम्यूनिशन की प्रोडक्शन और तेज करनी पड़ेगी, और ये शायद लड़ाई लंबी चलने के लिए अमेरिका और इजराइल तैयार हो रहे हैं मेंटली। अनामिका जी, ठीक है। और दीप्ति जी, एक बात अभी एक और खबर सामने आ रही है कि IRGC का ये कहना है कि अभी आज रात के बाद हमले और तेज होंगे, यानी यूएस और इजराइल पर हमले आज रात से और तेज किए जाएंगे। तो अमेरिका और इजराइल की ओर से ईरान पर जितनी तेजी से शुरुआत में हमले किए गए, उतनी तेजी से जवाब ईरान की ओर से नहीं दिया गया। तो क्या आप ये माने कि धीरे धीरे इस लड़ाई को ईरान और आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है कि पहले स्लो मूव, फिर आगे और ज्यादा बड़े कदम उठाएंगे? बिल्कुल अनामिका जी, देखिए, एक तरफ से अगर ईरान की तरफ से ये बयान आया है तो अमेरिका की तरफ से भी ये बयान आ रहा है कि आज रात कुछ बड़ा करने वाले हैं। तो दोनों बिल्कुल अभी बयानबाजी वाली सिचुएशन में है। और ईरान ने पहले उसको सारा उनका जो डिफेंस सिस्टम था, जो उनके, जिसको हम आयरन डोम टेक्नोलॉजी कहते थे, आयरन बीम टेक्नोलॉजी कहते थे, उनके जितने भी रडार थे, ट्रैकिंग सिस्टम थे, उनको पहले भेद के ये दिखाया कि देखिए, आप एक इनविंसिबल पावर नहीं है। हमारे यहाँ के जो बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं खास करके, और जो ड्रोन्स हैं, वो वहां पे खूब क्षति पहुंचा सकते हैं। और अब बार बार ईरान ये कह रहा है, क्योंकि जितनी भी टुकड़ियां, आप देखिए, कल पहले आया था, परसों ये न्यूज आ रही थी, इस समय तो केवल एक नैरेटिव्स पे आ रही है। परसों न्यूज आ रही थी कि मुश्ताबा खमीनी, जो आयतुल्लाह अली खमीनी के बेटे थे, उनको अब सुप्रीम लीडर बनाया गया है। फिर आज ये खबर आ रही है कि नया सुप्रीम लीडर चुन तो लिया है, लेकिन अभी उसका नाम हम पब्लिक नहीं कर रहे हैं। तो ये जो डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं, और IRGC चाहे वो जितनी उसकी टुकड़ियां हो,
वो एक इंडिपेंडेंट यूनिट की तरह चल रही हैं। अभी मुझसे पहले दोनों सर जो हैं मेजर जनरल रीरी बख्शी और कर्नल चैरेंद्र सिंह दोनों बात कर रहे थे कि बहुत डिग्निफाइड तरीके से जो फॉलन सोल्जर्स हैं उनकी विदाई की है। मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं और इस बात का बिल्कुल उनको सैल्यूट भी देती हूँ, सीखने की भी जरूरत है। लेकिन साथ साथ मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगी अनामिका कि देखिए अमेरिका जो एक आम नागरिक है, अमेरिका का एक अमेरिकन सेंटिमेंट बचपन से ही ये है एक सुपीरियरिटी का, एक हेजिमोनी का। तो अमेरिका में एक डिग्निफाइड तरीके से रिस्पेक्ट देना अपने फॉलन सोल्जर्स को ये एक ट्रेडिशन भी रही है। ट्रंप ने भी इससे पहले किया है, चाहे वो नेवी सील्स आई हो यमन से, चाहे सीरिया से, चाहे अफगानिस्तान से, उनके जो मेरीन्स भी हैं, नेवी सील्स भी हैं। और इससे पहले बिल क्लिंटन जो हैं, बिडेन हैं, जॉर्ज डब्ल्यू बुश हैं, ये सब भी करते आए हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये एक मानसिकता से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक आम अमेरिकन नागरिक अपने आप को जब एक सुपीरियर पोजीशन में समझता है तो वो बॉडी बैग्स एक्सेप्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एक डिमोरलाइजेशन फैक्टर आता है। तो उसको भी ओवरकम करने के लिए रिस्पेक्ट देना बिल्कुल डेफिनेटली वो देते हैं। और साथ साथ इस चीज को भी ओवरकम करने के लिए ये एक बहुत ज्यादा एक जिसे कहते हैं कि एक सिंबॉलिक एक सिचुएशन बनती है। और क्योंकि देखिए उसको अगर हम कंपैरिजन करें ईरान में, जो हम कह रहे हैं रेडिकल्स हैं, अपने सर पे कफन बांध के चलते हैं, एक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप की तरह बिहेव करते हैं, तो उनके साथ वो डिफरेंट साइकोलॉजी है। वो IRGC इस समय जिहादी कह लीजिए, आप फिदाइन, आप कोई नाम दे लीजिए, लेकिन वो एक इस सेंटिमेंट से चल रहे हैं कि भैया मैं मरूंगा तो तुझे भी पूरा मार के पूरी हानि पहुंचा के मरूंगा। तो वो जो एक साइकोलॉजिकल डिफरेंस है उसको भी ओवरकम करने के लिए ये जो डेवर एयरपोर्ट पे जाना उनका होता है, वो रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा है, बट एक सिंबॉलिक जेस्चर की तरह भी ये बहुत ज्यादा एक आम अमेरिकन नागरिक और अमेरिकन सोल्जर के लिए काम करता है। अनामिका जी, दीप्ति जी, मैं आपको गारंटी देता हूं 140 करोड़ लोगों की जो जनता मेरे देश की है वो फौज के नाम पर जान देने को राजी होती है। मेरी उनके साथ कहीं कोई कंप्लेंट नहीं है। मैंने जो कमेंट किया है वो सिर्फ इस फोटो पर किया है, इस ऑपरेशन पर किया है। एक प्रेसिडेंट, एक वाइस प्रेसिडेंट खड़ा होकर एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दिस कंट्री, जब वो खड़ा होता है उसका मतलब कुछ और निकलता है। मैं मानता हूं इस बात को कि कोई ऐसा हमारा सैनिक गया ही नहीं गांव जहां पूरा गांव उसे रिसीव करने नहीं आया। मैं बात कर रहा हूं कि जिन्हें आना चाहिए, जो उसके नाम को एनकैश करते हैं। आज अगर बड़े निष्पक्ष होकर बात करी जाए, हर कंट्री अपनी फौज के नाम पर अपने आप को स्ट्रांग बनाता है। हमारे यहाँ पर भी वो है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि हमारे यहाँ नहीं होना चाहिए, बट मेरी सबसे बड़ी कंप्लेंट ये है, जैसा सर ने भी बोला, कितने करोड़ बचा लोगे एक टैक्स देकर। मैं यहाँ पर रोने नहीं आया हूँ। मैं कहता हूँ आप मेरी तनख्वाह ले लीजिए, लेकिन उस डिसेबिलिटी जिसने अपना हाथ गंवाया है, उसका पैर गंवाया है, और अगर आप उसकी डिसेबिलिटी को टैक्स करना चाहते हो, आपको लग रहा है 140 करोड़ लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते। 280 करोड़ रुपए टोटल। यहाँ अगर किसी एक पॉलिटिकल पार्टी हेड की बात सुनकर मैं मान जाऊं, उसने तो ये भी कहा था कि 200-250 करोड़ रुपए जो बस में फालतू लगने वाले हैं, अगर हम अपने को करप्शन हटा दें तो उससे ज़्यादा तो वही एडजस्ट हो जाता है। मतलब पॉलिटिक्स का मैं कंप्लेंट नहीं कर रहा हूं, मैं आपको सिर्फ एक कंपैरिजन दे रहा था कि हियर इज अ पॉलिटिक्स। मैं कहता हूं ही इज अ मैड मैन, आई एग्री, ही इज अ मैड मैन। उसने दुनिया में तहस नहस कर रखा है, लेकिन देखिए उस रिस्पेक्ट को जो वो अपने सैनिकों को दे रहा है। एक और बड़ी खबर आ रही है इस बीच, ईरान के सहारन में भारी नुकसान हुआ है। अमेरिकी बमबारी में गोदाम को नुकसान पहुंचा है। इलाके में चारों तरफ काला धुआं दिखाई दे रहा है। हम आपको वीडियो भी दिखाएंगे कि अमेरिकी बमबारी में गोदाम को कैसे नुकसान हुआ है। और आज सुबह एक तस्वीर सामने आई थी जिसमें रिफाइनरी पर भी हमले की बात सामने आई थी। ईरान में कई रिफाइनरीज को भी टारगेट किया जा रहा है, उन पर भी हमले किए जा रहे हैं। जनरल बख्शी, मैं इस पर समझना चाहूंगी आपसे, एक तरफ ये तस्वीर, वहीं सुबह की आज तस्वीर जहां कई रिफाइनरीज पर हमला किया गया, और अब तो ये भी खबर सामने आ रही है कि जो वहां पर प्लांट्स हैं, डिसैलिनेशन प्लांट्स हैं, उस पर भी हमले किए जा रहे हैं। अगर उन पर अटैक होता है तो खाड़ी देशों में पानी की किल्लत होगी, वहां पानी की परेशानी पहले से है, वो तो समुद्र के पानी को पीने लायक बनाते हैं, और अब वहां पर इस तरह से हमले किए जा रहे हैं। मैं इस पर आगे बात करूंगी। कल एक बड़ी खबर इस बीच आ रही है, सर वापस आपके पास। तेल अवीव में 16 जगहों पर गिरी है ईरानी मिसाइलें। ईरानी मिसाइलों ने एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया है। इजराइल के आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम को फेल कर दिया है। 16 जगहों पर ये मिसाइलें गिरी हैं। ये तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रही हैं। तेल अवीव में 16 जगहों पर ये मिसाइलें गिरी हैं, और पिछले 9 दिनों से लगातार कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं। और ये जो तस्वीरें, ये क्लस्टर मिसाइल है। क्लस्टर मिसाइल ने ये नुकसान किया है। कैसे मिसाइलें होती हैं, कैसे इनसे अटैक किया जाता है,
कैसे ये आयरन डोम से निपटने में सक्षम रही जनरल बख्शी, मैं इस पर आपसे समझना चाहूंगी। एक मिसाइल से 16 जगहों पर अटैक किए गए हैं सर, क्या खासियत है इन मिसाइल्स की और कैसे आयरन डोम जैसे एयर डिफेंस सिस्टम से बच के निकल गई और हमला किया 16 जगहों पर एक साथ? देखिए, जो ईरान के पास MIRV मिसाइल्स हैं, यानी एक मिसाइल पे मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स, 6 वॉरहेड्स हैं एक मिसाइल के ऊपर, और वो अब क्लस्टर बॉम्ब्स फायर कर रहे हैं, जो कि एक मिसाइल वॉरहेड फटता है, 1000 के करीब उसमें छोटे छोटे बॉम्बलेट्स पूरे इलाके में फैल जाते हैं। ठीक है, ये अमेरिका इजराइल काफ़ी शौक रखते हैं इस्तेमाल करने का, और अब उनको वापस उल्टे बांस बरेली को पड़ रहा है। मैं आपको एक चौंकाने वाली खबर दूं कि वो हाथ दांत भींच कर पड़े हैं नेतन्याहू साहब को हिट करने के लिए। उनका जो हेडक्वार्टर है, ऑफिस है, उसको हिट किया है, वॉर हेडक्वार्टर को हिट किया है तेल अवीव में, और यहाँ तक की खबर ये अमेरिकन मीडिया में आ रही है कि नेतन्याहू साहब अब ग्राउंड के बंकर में जा ही नहीं रहे, वो जो है एयरबोर्न कमांड पोस्ट में है, जो कि निरंतर घूमता रहे और टारगेट ना हो सके। वो मतलब रिटेलिएट करना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं खमैनी की शहादत का। ठीक है, एक और जो बड़ी खबर ये आ रही है कि वो ताबड़तोड़ वो मिसाइल फायर कर रहे हैं अमेरिका के वॉरशिप्स पे, खासतर इब्राहिम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर पहले गल्फ ऑफ हॉर्मुज में था, फिर उन्होंने देखा कि यहाँ तो फंस सकते हैं, निकाल के गल्फ ऑफ ओमान में किया। अब कल खबर आई थी कि 1000 किलोमीटर पीछे ले गए। साहब, ये तो एक नई और ख़तरनाक खबर है, क्योंकि अमेरिका की पावर प्रोजेक्शन एयरक्राफ्ट कैरियर पे डिपेंड करती है। रूस और चीन के पास एयरक्राफ्ट कैरियर किलर मिसाइल्स हैं, ईरान के पास भी बहुत सारे हाइपरसोनिक मिसाइल्स हैं, एंटी शिप मिसाइल्स हैं, जिससे कि वो अगर एक भी उन्होंने डुबो दिया एयरक्राफ्ट कैरियर या फोर्ट या इब्राहिम लिंकन, 4 से 5 हज़ार नौसैनिक शहीद हो जाने का चांस है। अगर एक आर्ले बर्के क्लास डिस्ट्रॉयर सिंक कर दिया, सकर पंच जो हम बोलते हैं फौजी भाषा में, तो 250 से 300 मारे जा सकते हैं। ठीक है साहब, तो इसके चलते ये एक तरफा लड़ाई नहीं है एक तरफा लड़ाई नहीं है, दोनों तरफ भारी क्षति और नुकसान हो रहा है, और हम अब उम्मीद करेंगे कि भारत पहल करे। हमारे ईरान से अच्छे रिश्ते हैं, इजराइल से बहुत अच्छे रिश्ते हैं, और 1-2 दिन और दीजिए, दोनों के मुंह से झाग निकल रही होगी, ज़्यादा शांति के मूड में आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल सीज़ फायर की बात करना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है, दुनिया की इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है, अमेरिका को इकोनॉमिक प्रॉब्लम आएगी। ठीक है साहब, और इसके लिए दुनिया के लिए अच्छा होगा कि सीज़ फायर हो, डिप्लोमेसी पे लोग वापस आ जाएं, शांति आए। वाटर सैलिनेशन डिसैलिनेशन प्लांट्स हिट हो रहे हैं, रिफाइनरीज हिट हो रही हैं। ईरान ने हिट किया था आरामको का रिफाइनरी सऊदी अरेबिया में, रासुनेरा रिफाइनरी, वो बंद हो गई है। जो कि क्वातार में LNG प्लांट था, वो बंद हो गया है। हमारे जो LNG की कीमत प्रति बैरल, जो क्या कहते हैं, जो सिलेंडर 60 रुपए से बढ़ गई। अब तो साहब हमारे आम लोगों को तकलीफ होनी शुरू हो जाएगी। तो हमको क्लियरली बोल देना चाहिए इजराइल को, ईरान को, कि साहब अब हमको भी तकलीफ हो रही है, आप ये कृपया बंद करिए, बातचीत के जरिए अपने मसाइल सुलझाइए। मतलब मीडिएशन, डोनाल्ड ट्रंप साहब बोलते नहीं थकते कि मैंने भारत पाकिस्तान के बीच में शांति करी, तो मोदी जी को अब ये कॉम्प्लीमेंट रिपे करना चाहिए, उनको शांति का प्रयास करना चाहिए इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच में। और जनरल सोई, इसमें नुकसान भी क्या है, इसमें हर्ज भी क्या है? अगर भारत पहल करता है, भारत मीडिएशन की पहल करता है, तो हम इसमें अपना भी फायदा देख रहे हैं, हम दुनिया का फायदा देख रहे हैं। तो क्योंकि हम हमेशा से कहते हैं कि हम शांति के पक्षधर हैं, अगर मीडिएशन करते हैं तो शांति होगी, सब पटरी पर आएगा, हम भी पटरी पर आएंगे, वो भी पटरी पर आएंगे।
और बिल्कुल जैसे जनरल बख्शी ने कहा, मैं इस चीज़ से पूरी तरह से इत्तेफाक रखता हूँ कि क्योंकि अगर हम पीस का इनिशिएटिव लेते हैं तो मेरे हिसाब से पूरी दुनिया साथ खड़ी हो जाएगी भारत के, क्योंकि आज भारत ही पूरी दुनिया त्रस्त है। यूरोप में किस प्रकार से गैस की कीमतें बढ़ गई हैं, भाई एशिया के अंदर दिक्कत हो रही है चाहे तो, और भारत के अंदर भी इसका असर, हालांकि क्योंकि हमारे पास तेल का भंडारण है, हमने एक प्लानिंग की हुई तो उसका अभी इमीडिएटली असर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन डेफिनेटली महंगाई बढ़ेगी। साथ साथ में इसके अलावा और बिजनेस पर भी असर पड़ रहा है, केवल तेल और गैस के अलावा जो हमारा वहाँ से इनसे इतना व्यापार था हमारा, जो हमारे 90 लाख लोग वहाँ रहते हैं और तकरीबन हमारा अरबों का बिजनेस इन सभी मध्य पूर्व के देशों से है। मैन्युफैक्चरिंग पर इफेक्ट पड़ेगा, बिजनेस पर इफेक्ट पड़ेगा, तो हर तरह से इकॉनमी पर असर पड़ेगा डेफिनेटली, और ये असर भारत नहीं सभी देशों पर पड़ेगा। तो जिसके कारण अगर भारत ने कर्नल सिंह कुछ कह रहे हैं तो पूरी दुनिया साथ में खड़ी आ जाए। नहीं, ये जो सबसे बड़ी डिबेट चल रही है कि क्या उन्होंने पानी पर अटैक करा या नहीं किया, मेरे को लगता है यूएस और इजराइल को भी तो रियलाइज करना चाहिए कि रिफाइनरीज पे अटैक करना कौन सी वॉर बुक में लिखा है, प्रोहिबिटेड है। कोई भी नॉन वॉर इंफ्रास्ट्रक्चर का ऊपर अटैक करना प्रोहिबिटेड है। आपने एयर डिफेंस की बात करी कि इजराइल का आयरन डोम है, भगवान नहीं है कि सब कुछ रोक लेगा, श्री कृष्ण नहीं है जो सब कुछ रुक जाएगा, यानी जो मिसाइलें इजराइल की तरफ आएंगी ईरान से उसे झेलना पड़ेगा, नुकसान होगा, और भले ही इजराइल उस नुकसान को छुपाने की कोशिश करे, लेकिन हुआ है नुकसान, हो रहा है टेल अवीव में, दूसरे शहरों में, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए और समय देने के लिए। महायुद्ध पर महाकवरेज लगातार जारी रिपब्लिक भारत पर, लेकिन महाभारत में इतना ही। चमकी चाट से क्या बना है? सैंडविच, लस्सी और छाछ और हर घूंट में चमकी चाट, ड्राई फ्रूट और दही बड़े, चमकी चाट से स्वाद बढ़े। असली स्वाद सिर्फ चंकी चाट।